नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि हमारी जिंदगी को चला कौन रहा है, हमारे कर्म या हमारा भाग्य। और ये सवाल सिर्फ कोई गहरी सोच वाला सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पर्सनल है ना। हमारी हर सफलता, हर नाकामी के बाद दिमाग में गूंजता है ये। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। शायद इसीलिए सदियों से इस पर इतनी बहस होती आई है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी इसी गुत्थी को कई अलग अलग पहलुओं से देखते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है, इस पहेली के धागे खोलना, ये समझना कि इन दो ताकतों का हमारी जिंदगी पर असल में क्या और कितना असर होता है। हाँ, स्रोत इन दोनों को बहुत साफ तरीके से अलग करते हैं। भाग्य मतलब वो चीजें जो हमें बिना मांगे मिलती हैं, जैसे हमारा जन्म, हमारे माँ बाप, हमारी सेहत, हमारे हालात। और फिर है कर्म, यानी हमारे फैसले, हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, भाग्य से। हाँ, अगर हम पहले भाग्य की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है असमानता। कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है तो कोई 2 वक्त की रोटी के संघर्ष के साथ। किसी को जन्म से मजबूत शरीर मिलता है, किसी को कमजोर। कोई ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां ज्ञान और अवसर बिखरे पड़े हैं, और कोई ऐसी जगह जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और ये ऐसी बातें हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, है ना। बिल्कुल नहीं। कोई भी अपना शुरुआती हाथ नहीं चुनता। पर क्या ये सोच थोड़ी निराशाजनक नहीं लगती कि खेल शुरू होने से पहले ही किसी के पास बेहतर पत्ते हैं और किसी के पास कम? हाँ, ये लगता है। ऐसा लगता है जैसे दौड़ शुरू होने से पहले ही कुछ लोग फिनिश लाइन के ज्यादा करीब खड़े हैं। ये निराशाजनक लग सकता है, पर इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक सच्चाई को मानना है कि सबकी शुरुआत एक जैसी नहीं होती। अच्छा। भाग्य की अवधारणा ये नहीं कहती कि आप हार मान लो। वो सिर्फ शुरुआती हालातों को एक नाम देती है। यूं समझिए कि ये वो कैनवस है जो हमें मिला है। और उस पर तस्वीर कैसी बनानी है वो एक अलग सवाल है। ठीक है, तो भाग्य वो कैनवस है, तो फिर कर्म? वो कूची और रंग हुए जिनसे हम उस पर तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे गीता का वो मशहूर श्लोक याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। और ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। कैसे? ये हमें वो विक्टिम मोड से निकालकर ड्राइवर सीट पर बिठा देती है। अच्छा। ये कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारे हाथ में एक चीज हमेशा है, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा कर्म। हाँ। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि मेरे फैसले और मेरी मेहनत मायने रखती है, तो वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो उन्हें बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई भी तो है, जो इस पूरी बहस को और उलझा देती है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पर फिर भी सफल नहीं हो पाते। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बिना ज्यादा मेहनत के ही बड़े बड़े मौके मिलते चले जाते हैं। इसे कैसे समझा जाए? ये वो नुक्ता है जहां कर्म और भाग्य की असल टक्कर होती है। हो। इसे ऐसे सोचिए, भाग्य आपके सामने एक दरवाजा लाके खड़ा कर सकता है। हाँ। हो सकता है वो दरवाजा सोने का हो, बहुत शानदार हो, ठीक है। लेकिन उससे खोलने के लिए जो चाबी चाहिए, उसे घुमाने की जो ताकत चाहिए और दरवाजे के पार चलने का जो हौसला चाहिए, वो कर्म है। मतलब बिना कर्म के वो सोने का दरवाजा भी बस एक दीवार है। बिल्कुल, बस एक दीवार। वाह, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो भाग्य सिर्फ एक मौका है, गारंटी नहीं। हाँ, एक संभावना कह सकते हैं। एक संभावना। भाग्य आपको इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा सकता है, लेकिन इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन वो आपका कर्म तय करेगा। भाग्य आपको एक अमीर घर में पैदा कर सकता है, लेकिन उस दौलत को बनाए रखने की समझ, वो आपका कर्म है। ज्यादातर मामलों में भाग्य सिर्फ एक पोटेंशियल है, उसे हकीकत में बदलना कर्म का काम है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ फिर भी उठता है, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण क्यों हैं जहां पूरी की पूरी पीढ़ियां गुलामी या गरीबी में जीती हैं? क्या उन सब लोगों के कर्म में कोई कमी थी? ये कहना तो बहुत क्रूर लगता है। हाँ, ये तो एक तरह से पीड़ित को ही दोष देना हुआ। आपका सवाल बहुत जरूरी है और ये इस बहस को और गहराई देता है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत और क्रूर होगा कि उन सबके कर्म में कमी थी। तो फिर यहां हमें ये समझना होगा कि भाग्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता। अच्छा। ये सामूहिक भी हो सकता है।
एक समाज, एक देश या एक नस्ल का भी अपना एक सामूहिक भाग्य या कहिए परिस्थितियां होती हैं। जब हालात इतने मुश्किल हों, जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो, तो एक अकेले इंसान का कर्म उस भारी भरकम भाग्य के पहाड़ को हिलाने के लिए शायद काफी नहीं हो पाता। यहां कर्म की एक सीमा दिखती है। तो मतलब ये कि कर्म शक्तिशाली तो है, पर सर्वशक्तिमान नहीं। हाँ, कुछ हद तक। भाग्य की बनाई कुछ दीवारों को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? जब बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत कर्म एक ही दिशा में जुड़ जाता है, तो वो एक सामूहिक कर्म बन जाता है, और वो सामूहिक कर्म फिर उस सामूहिक भाग्य को भी बदल सकता है। जैसे आजादी की लड़ाइयां? बिल्कुल, वही सबसे अच्छा उदाहरण है। ये संतुलन वाली बात तो समझ आती है, लेकिन असल सवाल तो वहीं का वहीं है। कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर दोनों में मुकाबला हो, तो क्या कर्म इतना मजबूत है कि वो भाग्य के लिखे को मिटा सके? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये कैसे? इसे समझने के लिए बीज की मिसाल बहुत अच्छी है। बीज की मिसाल? हाँ। मान लीजिए एक बीज आपका भाग्य है। अब वो बीज नीम का है या आम का, ये पहले से तय है। ये उसका भाग्य है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा कर्म कर लें, आप नीम के बीज से आम का पेड़ नहीं उगा सकते। ठीक है, ये भाग्य की सीमा है। हाँ, तो बीज की किस्म नहीं बदली जा सकती। ये हमारी जन्मजात प्रतिभा या परिस्थितियों की तरह है। समझ गई। बिल्कुल। लेकिन अब उस बीज का क्या होगा, ये पूरी तरह से कर्म पर निर्भर है। अच्छा। क्या वो बीज जमीन में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा? क्या वो एक छोटी सी झाड़ी बनकर रह जाएगा? या फिर वो एक घना, छायादार, मजबूत पेड़ बनेगा जो फल भी दे, छाया भी दे? ये सब कर्म पर निर्भर करता है। हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे मिट्टी कैसी मिली, पानी, धूप, देखभाल मिली या नहीं। ये सब कर्म है। तो मतलब जन्म एक अंत नहीं, सिर्फ एक शुरुआत है। 100%। हमारी क्षमता की एक सीमा हो सकती है, लेकिन उस क्षमता का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, आपकी सीखने की लगन, ये सब कर्म के अलग अलग रूप हैं। और यही चीजें भाग्य के दिए हुए बीज को एक शानदार पेड़ में बदल देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य आपको कच्चा माल देता है। हाँ, और उससे अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, ये आपकी कारीगरी यानी आपके कर्म पर है। इस विचार को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी को देखना है। हाँ, बहुत सही उदाहरण है। उनका भाग्य क्या था? रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में एक नाव वाले के बेटे। उनके भाग्य ने कहा था कि उनकी जिंदगी बहुत साधारण होगी। हाँ। लेकिन उनका कर्म, उनकी पढ़ने की लगन, उनकी विज्ञान में रुचि, उनकी कभी हार न मानने वाली जिद, उस कर्म ने उन्हें मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना दिया। उन्होंने अपने कर्म से भाग्य की लिखी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल, और इसके उल्टे उदाहरण भी हमारे चारों तरफ हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म से सब कुछ मिला, पैसा, ताकत, अच्छा नाम, उनका भाग्य बहुत प्रबल था, लेकिन कर्महीनता, बुरी आदतों और घमंड की वजह से उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हाँ, इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां राजाओं की संतानें फकीर हो गईं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अच्छा भाग्य भी बिना अच्छे कर्म के ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो ये बात बार बार साबित होती है कि भाग्य शायद दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक का सफर तो कर्म के कदमों से ही तय होता है। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या है? बात सिर्फ बाहरी मेहनत की नहीं है, बात हमारे दिमाग के अंदर की भी है। जो इंसान ये मानता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, वो अपने सामने आए मौकों को भी नहीं देख पाता। अच्छा। वो हर मुश्किल को भाग्य का लिखा मानकर हार मान लेता है। जबकि जो इंसान ये मानता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ, वो मुश्किलों में भी मौके तलाश लेता है। तो ये मानसिकता, ये सोचने का तरीका भी एक तरह का कर्म ही हुआ। हाँ, ये मानसिक कर्म है, और शायद ये सबसे जरूरी कर्म है। सबसे जरूरी? हाँ, क्योंकि आपके बाहरी कर्म की दिशा आपका मानसिक कर्म ही तय करता है। आप किसे मौका मानते हैं और किसे मुसीबत, आप हार से सीखते हैं या टूट जाते हैं, ये सब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और ये मानसिकता भाग्य से नहीं मिलती, इसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल, इसे बनाना पड़ता है। तो इस सारे बातचीत के बाद हम इन दोनों को कैसे देखें? क्या ये दो अलग अलग ताकतें हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं? नहीं, लड़ती नहीं है, तो बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हें अलग अलग देखने के बजाय ये सोचना बेहतर है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, इसे समझने के लिए नदी की मिसाल बहुत अच्छी है। नदी की? हाँ, भाग्य नदी के स्रोत जैसा है जहां से वो निकलती है। कोई नदी पहाड़ की ऊंचाई से निकलती है तो कोई छोटी सी झील से। ये उसका स्रोत, उसका भाग्य है। और कर्म उस नदी की धारा है बिल्कुल। जो बहती है, अपना रास्ता बनाती है। हाँ, स्रोत के बिना धारा का कोई वजूद नहीं और धारा के बिना स्रोत सिर्फ एक ठहरा हुआ पानी, उसका कोई मतलब नहीं। धारा यानी कर्म ही तय करता है कि नदी का पानी चट्टानों को काटकर आगे बढ़ेगा या रेगिस्तान में जाके सूख जाएगा। वो धारा ही तय करती है कि नदी कितनी जमीन को उपजाऊ बनाएगी और आखिर में समंदर तक पहुंचेगी या नहीं। क्या बात है। तो भाग्य हमें जन्म देता है, कर्म हमें विकास देता है। हाँ, भाग्य हमें आधार देता है, कर्म उस पर इमारत बनाता है। एकदम सही। भाग्य आपको हालात देता है और कर्म उन हालातों में संभावनाएं पैदा करता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ भाग्यवाद पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते और ना ही सिर्फ कर्मवाद पर भरोसा करके अपने शुरुआती हालातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। समझदारी दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। हाँ, उसी में है। बल्कि हमारे कर्म के हाथों में है। सही कहा। भाग्य शुरुआती रास्ता बना सकता है पर उस पर चलना हमें खुद ही पड़ता है। भाग्य एक संभावना है पर कर्म एक उपलब्धि है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक पोटेंशियल है, जबकि कर्म उस पोटेंशियल को असलियत में बदलने का प्रोसेस है। और जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकला है। एक जगह कहा गया है कि आज का हमारा कर्म ही कल का हमारा भाग्य बनता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो इस पर सोचने के लिए एक सवाल ये है, अगर ये सच है कि कर्म ही भाग्य का असली निर्माता है, तो इस पल अभी हम अपने विचारों से, अपने फैसलों से और अपने कामों से अपने लिए कैसा भविष्य, कैसा भाग्य बना रहे हैं?